So yes, okay, so we discussed up to the idea of isotopes, right? हमने आइसोटोप्स और आइसोबार्स ये देखा कि यहाँ पे दिया हुआ है, आइसोटोन्स भी होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट विल टॉक अबाउट देम जस्ट इन केस इफ दे वांट टू आस्क समथिंग एक्स्ट्रा, है ना। सो हमने ये देखा फर्स्ट सेक्शन जो देखा हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसमें ये देखा कि आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं जिसमें सेम Z डिफरेंट A होता है। आइसोबार्स होते हैं जिसमें उल्टा होता है, सेम A डिफरेंट Z होता है। और आइसोटोन्स होते हैं जिसमें ओनली A माइनस Z इज सेम, है ना। A minus Z is what? Number of neutrons. A minus Z is nothing but number of neutrons, right? Because A is what? Protons plus neutrons. And protons का number ही तो Z है, तो A becomes Z plus N. So number of N becomes A minus Z. That's the logic. ठीक है, simple. Okay. So जिनमें ये आइसोटोन्स हों, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, उसको हम लोग आइसोटोन्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें। सो क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं, सपोज क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन क्या 17 और 35, यानी कि इसके पास ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 17, प्रोटॉन्स हैं 17 और न्यूट्रॉन्स हैं 18, बरोबर है। तो 35 माइनस 17 इसका आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 18। सेम वे अगर हम आर्गॉन की बात करें और मैं आर्गॉन का एक वेरिएंट लूँ 1836 वाला, तो इसके भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 18 आ जाते हैं। अभी आर्गॉन में 40 वाला वेरिएंट भी है। आर्गॉन का वन ऑफ द आइसोटोप्स इज 1840, दैट इज कैल्शियम का आइसोबार। चेक करो, देखो, बात समझे। तो ये इस जो आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स के ऊपर बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ तीनों डेफिनेशन अगर आप याद रखोगे क्लियरली, तो नीट में आपको क्वेश्चंस आंसर करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। सिंपल डेफिनेशंस है, सिंपल डेफिनेशंस को अप्लाई करना है। बोलो, मास नंबर याद नहीं रखना है आपको। मास नंबर आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स और ग्रुप डी ब्लॉक के कुछ टिपिकल एलिमेंट्स का मास आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का तो याद रखना ही है, वो तो श्योर है, पक्की बात है। और जो डी ब्लॉक के 3D सीरीज है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि नीट की एग्जाम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें 3D सीरीज के ही क्वेश्चन आते हैं, 4D के कभी नहीं आए अभी तक। जैसे यूट्रियम, नायोबियम वगैरह के क्वेश्चन नहीं आते, आपको आते हैं जनरली 3D सीरीज के, ठीक है। स्कैंडियम टाइटेनियम वाला जो सीरीज है ना, उसके 3D सीरीज के ही क्वेश्चन आते हैं। और 3D सीरीज के सारे एलिमेंट्स, लगभग सारे जो एलिमेंट्स हैं उसमें से आयरन, कॉपर ये 2 और जिंक ये 3 है जिसके आपको मासेस याद रखने पड़ेंगे। आयरन का 56, कॉपर का 63.5, जिंक का 65.4। इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स के आपको मासेस याद करने की जरूरत नहीं है और वो पूछते भी नहीं कभी। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑब्वियस, दैट इज यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। So do you know, if you don't know all the masses of the first 20 elements, I'll give you a table that will be very easy, ठीक है। या फिर इवन आपके टेक्स्ट बुक में सिंपल टेबल है, पीरियोडिक टेबल चैप्टर में दिया हुआ है, आपसे पहले 20 एलिमेंट के मासेस याद कर लेने, ठीक है। कोई चिंता की बात नहीं, सिंपल चीज़ है। अच्छा, तो अगर हम ऐसा देखें कि भाई जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा जहाँ तक कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन तीनों के डिस्ट्रीब्यूशन पे आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स हम लोग जज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम आर कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर डिटर्मिन्ड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे आप फोकस कर रहे हो यही उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करेगा। कैसे?
जैसे अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन्स का पर्टिकुलर नंबर है तो वो गेन और लॉस डिसाइड करेगा। अगर अब मैं बोलता हूँ कि लेस देन 4 है आउटर मोस्ट शेल में, तो वो प्रेफर करेगा कि वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। बोलो हाँ कि ना। अगर इक्वल टू 4 है तो वो शेयर करेगा, जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड, टेट्रावैलेंसी बनाएगा। और मोर देन 4 है, यानी कि 5 6 7 या 8 भी हो सकता है, तो वो गेन करने की कोशिश करेगा। 8 में तो कुछ ऑब्वियसली वो करेगा ही नहीं। 1 2 3 लॉस, 4 शेयर, 5 6 7 गेन। तो इससे हम ये बता सकते हैं अच्छा वो लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है, ये बता सकते हैं। एंड वंस वी कैन जज लॉस और गेन, वी कैन जज वेदर इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, एंड वेदर इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑब्वियसली रेडॉक्स चैप्टर में हमने यही चीज डिटेल में इवन स्कूल लेवल से पढ़ी हुई है अभी तक, राइट? तो सिंपल चीज है यहाँ। अच्छा, number of neutrons in the nucleus have very little effect, therefore all isotopes, it's a very important statement। ये ना नीट वालों का वन ऑफ द फेवरेट फॉर्मेट है क्वेश्चंस का। ये मैं बार बार हर लेक्चर में बोलते रहता हूँ ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू और इनकरेक्ट वगैरह वैसा। तो आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल बिहेवियर। उसका रीजन क्या है? बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आइसोटोप में इलेक्ट्रॉन तो सेम है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसलिए उनका केमिकल बिहेवियर भी सेम होगा। केमिकल बिहेवियर डिफरेंट किसका होता है? ठीक है, आइसोटोप्स का केमिकल बिहेवियर सेम होता है। ये तो यहाँ पर लिख दिया एनसीईआरटी में, बट इससे डेरिवेटिव स्टेटमेंट निकालकर वो आपको क्वेश्चन पूछेगा। आइसोटोप्स सेम केमिकल बिहेवियर, है ना, तो एलोट्रोप्स डिफरेंट केमिकल बिहेवियर दिखाएंगे, याद रखना। हाँ, एलोट्रोप्स, ठीक है। एलोट्रोप्स हमने सॉलिड स्टेट में किया था अगर आपको याद हो तो, है ना। एलोट्रोप्स जो होते हैं ना, सेम एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, मास नंबर, बेसिकली एटम्स सेम, सिर्फ उनका अरेंजमेंट अलग, उनको हम कहते हैं एलोट्रोप्स। बेसिकली उसका ना ही एटॉमिक मास बदल रहा है, ना एटॉमिक नंबर बदल रहा है, कुछ नहीं बदल रहा, फिर भी वो अरेंजमेंट में अगर अलग है। जैसे कि अगर हम कहें लेट्स से इस वन से, हाँ यहाँ लिख देते हैं। सो आइसोटोप्स में सेम केमिकल बिहेवियर, एलोट्रोप्स में डिफरेंट केमिकल बिहेवियर। मैं बता देता हूं कि ये क्या होते हैं। तो एलोट्रोप्स यानी कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एक ही एटम, एक ही मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम, सब कुछ सेम, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग अलग करने से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको एलोट्रोप्स बोलते हैं। एग्जांपल कार्बन के लिए हमने सॉलिड स्टेट में देखा था ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन, सब में क्या है? नहीं करेक्ट C6 और 12 यही टाइप का कार्बन है, भले वो ग्रेफाइट हो, वो डायमंड हो या वो फुलरीन हो। तो क्या उसका एटॉमिक नंबर बदला? नहीं। क्या उसका एटॉमिक मास बदला? नहीं। सिर्फ उसकी अरेंजमेंट बदल गई, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं एलोट्रोप्स, ठीक है, एलोट्रोप्स। पी ब्लॉक नाम का एक चैप्टर अगर आपने रीड किया हो, पी ब्लॉक, तो उसमें आपको सल्फर में 2 वैरायटी दी हुई है, रोम्बिक एंड मोनोक्लिथिक, अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर, वो भी एलोट्रोप्स है। रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, वो भी एलोट्रोप्स है। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रेड फॉस्फोरस एंड व्हाइट फॉस्फोरस ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, ये तो आइसोटोप है ना। रेड फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस एलोट्रोप है, मतलब उसकी जो अंदर के एटम है वो एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ उनकी अरेंजमेंट अलग है। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना कि आइसोटोप्स का केमिकल बिहेवियर एक जैसा, एक सरीका, एक समान होता है, परंतु लेकिन इसका एलोट्रोप्स का केमिकल बिहेवियर अलग अलग होता है। ओके, देन यू हैव ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। वो क्या बोलता है कि न्यूक्लियस प्लेज द रोल ऑफ द सन
एंड इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक द प्लैनेट्स। ये मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिटेल में इसके बारे में बात की थी कि प्लानिटरी मॉडल क्यों बोला, मैंने इनफैक्ट कॉपरनिकस का भी मेंशन किया था। फिजिक्स में एक थियरी है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, विच सेज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज GMM अपॉन R स्क्वायर। ये आप मुझसे अच्छा जानते हो, मैं तो केमिस्ट्री का टीचर हूँ, फिजिक्स तो आपने पढ़ा हुआ है मेरे से ज़्यादा, ग्रेविटेशन चैप्टर में दिया हुआ है GMM अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। सो दिस पर्टिकुलर ग्रेविटेशनल थियरी दैट व्हेन वी स्टडी क्लासिकल थियरी ऑफ ग्रेविटेशन, क्लासिकल मैकेनिक्स जिसको बोलते हो, तो आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि एक्स प्लैनेट का एक्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये आप बता सकते हो। बट क्या आप सेम लॉजिक यहाँ पर एटम में लगा सकते थे? नहीं, बिकॉज जो प्लैनेट्स और सन के लिए लगाया जाता है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, बड़े लेवल पे है ना, वो हज़ारों लाखों करोड़ों किलोमीटर की डिस्टेंस पे लगाया गया है वहाँ पे। और यहाँ पे एटम में क्या हो जाता है, एंगस्ट्रॉम में लास्ट टाइम हमने देखा था 10⁻⁻10, 10⁻⁻15, ये रेंज में डिस्टेंस होता है। तो ये माइक्रोस्कोपिक है और वो मैक्रोस्कोपिक है, करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं, सिमिलरिटी जो है सोलर सिस्टम की वो तो ठीक है। आप लोग फिजिक्स में और एक चीज़ पढ़ते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो ये है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज GMM अपॉन R स्क्वायर, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, where Q1 and Q2 are charges. Here M1 and M2 are masses. These two are masses. Here Q1 and Q2 are charges. है ना। मैं जब स्टूडेंट था तो मैं इस पर बहुत सब हंसता था, Q1 and Q2 ऐसा एक चार्ज है जो बड़ा Q2 सा है। हाँ जी, करेक्ट, exactly. So that's why atomic structure is supposed to be studied a little later. A lot of classes and teachers I see make that mistake that atomic structure पहले पढ़ा है ना, तो लाइमन बामर सीरीज सर के ऊपर से जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सर के ऊपर से जा रही है ना, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल सर के ऊपर से जा रहा है। अब थोड़ा हाँ, जो आपने जब ग्रेविटेशन पढ़ लिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया, प्लैंक्स इक्वेशन पढ़ लिया फिजिक्स में, तब उसको यहाँ पे अप्लाई करने में मज़ा आता है और समझ में ज़्यादा आता है। ठीक है, चलो अच्छी बात है कि यहाँ पर फिजिक्स का अगर आपका बेस अच्छा है तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आएगा। सो यहाँ पर उन्होंने न्यूक्लियस को सन मान लिया, इलेक्ट्रॉन्स को प्लैनेट मान लिया वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा। अच्छा, फिजिक्स में इसमें जैसा मैंने कहा, मैं बार बार फिजिक्स का रेफरेंस लेते रहूँगा। फिजिक्स में जब हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो हम दो फोर्सेस, देयर आर टू फोर्सेस that are generated during circular motion. One is centripetal भी कहते हैं ना, Indians we pronounce it as petal, whereas it is actually supposed to be pronounced as centripetal. The second one is centrifugal, है ना, centripetal force and centrifugal force। इसका अर्थ क्या है दोनों का? सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड्स द सेंटर और सेंट्रीफ्यूगल मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर। आप बोलोगे हाँ सर ये तो बराबर है। तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली मूविंग है, सपोज मैंने मान लिया ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, हमने ये मान लिया कि ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपके ऑर्बिट है। एक सेकंड, तो ये आपका एटम है, ये न्यूक्लियस है, उसके ऑर्बिट है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, पहले शेल में दो ही होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं। What will happen to the electrons is eventually, if they keep on revolving, they should fall into the nucleus. ये ध्यान से सुनना, ये जरा इसकी थियरी क्या है, फंडा क्या है। ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन यदि कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट शुड इवेंचुअली जस्ट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो सवाल आता है कि ऐसा क्यों, वाई शुड इट फॉल इनटू द न्यूक्लियस? बिकॉज फिजिक्स के हिसाब से अगर वो कंटिन्यूस मोशन में है तो वो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है। आप बोलोगे हाँ बराबर है। तो वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करते करते उसके साथ क्या होने वाला है
कि वो इलेक्ट्रॉन स्पाइरल होकर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, मतलब कि उसका पाथ कुछ इस तरह का दिखेगा। ये होना चाहिए, छोटा हो जाएगा उसका सर्कल का रेडियस, छोटा होते ये। अच्छा, तो ये सेम लॉजिक तो ग्रेविटेशन में भी पहले शुरुआत में लगा था ना, कि अर्थ एक दिन सन के अंदर घुस जाएगा। अभी भी इसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी थियरीज आप सुनते होंगे, फेसबुक पे आते हैं ना, अपने जो अपना मेन सोर्स है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आपको मैसेज आएगा कि 100 साल के अंदर दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हाँ, कैसे? क्योंकि अर्थ जो है वो सन में गिर जाएगा, क्योंकि हमारा ऑर्बिट छोटा हो रहा है। ऐसे कुछ भी थियरी आती रहती है ना। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है वो तो मान भी लेते हैं। आपके मामा चाचा जो होते हैं ना, वो आपको फॉरवर्ड करते हैं वो सारे मैसेज, ठीक है। उनको तो सच में लगता है कि 2000 के नोट में चिप लगी हुई थी। ओके, सो देखो यहाँ पर कैसा है कि Q1 Q2 अपॉन R² अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से उन्होंने बोला कि सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स है, मान लो। ऐसा उन्होंने बोला, चलो ठीक है, हम तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं कि मैथमेटिकली सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो बोलता ठीक है, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियर मॉडल शुड हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगेन इसको सर्कुलर मोशन में आपने इन डेप्थ पढ़ा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है कंटिन्यूसली, जिसको आप ओमेगा बोलते हो बाय द वे, जहां तक मुझे याद है फिजिक्स में, है ना। ओके, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी बोलती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऑब्वियसली ये प्लैनेट्स के लिए अप्लाई नहीं होता बिकॉज ये अनचार्ज पार्टिकल है, बट इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है भाई। तो आप बोलोगे हाँ सही बात है। सो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट शुड एमिट रेडिएशन एंड द एनर्जी इज कंटिन्यूसली गिवन आउट, एंड इट सेज और शोज दैट द इलेक्ट्रॉन शुड टेक ओनली 10⁻⁻8 सेकेंड्स टू स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस। उसकी जलेबी बनने के लिए 10⁻⁸ सेकेंड लगने चाहिए। बन गई जलेबी, पहुंच गया अंदर, बट दिस डज नॉट हैपन ना। सवाल ये है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सवाल ये कि ये नहीं होता, ये तो रुदरफोर्ड को मालूम था, क्योंकि मैटर सडनली स्पॉन्टेनियसली अपने आप पे कोलैप्स नहीं हो जाता। स्टेबल है ना मैटर, तो जैसे अब मैं यहाँ बैठा हूँ, आई एम मेड अप ऑफ मैटर, तो मैं स्टेबल हूँ, मैं गायब थोड़ी हो जा रहा हूँ मिस्टर इंडिया की तरह। इसका मतलब कि स्टेबिलिटी तो है। द प्रॉब्लम इज रुदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी क्यों है, ठीक है। तो रुदरफोर्ड ने मॉडल तो बता दिया, बट वो ये समझाने में सक्षम नहीं थे, ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई दिस डज नॉट हैपन। So there again that became a major drawback of his planetary model of the atom. Is that understood? Okay. So what was the only drawback? The only major drawback? The model, Rutherford model, cannot explain the stability of the atom. ठीक है। So किसी और ने दिमाग लगाया, बोले अच्छा आपको इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से प्रॉब्लम है, तो आप इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लो यार। मान लो कि इलेक्ट्रॉन अपनी फिक्स जगह लेके बैठा है, जब मूव होगा तो स्पाइरल होगा, ऐसा आपका कहना है। हाँ, ऐसा आपका कहना है। तो मान लो कि स्टेशनरी है, तो उस पर फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट आया कि अरे गधे, अगर न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, तो जो आपने बोला वो सही है ना, कि न्यूक्लियस तो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन मेरा नेगेटिव है, तो ये तो सीधा ही इसको खींच लेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से, तो फिर भी स्टेबिलिटी गई। हाँ, बोलोगे हाँ यार ये भी बात सही है। सो इफ इलेक्ट्रॉन्स वर स्टेशन, देखो उन्होंने, दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी लॉजिकल साइंस ना, बिकॉज दे ट्राइड एंड टेस्टेड एवरी थियरी। जैसे अच्छा मूव होगा तो क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ये प्रॉब्लम, अच्छा स्टेशनरी होगा तो क्या है, अच्छा ये प्रॉब्लम है। तो करते करते स्टेप बाय स्टेप वो पहुंचे इस नतीजे पे। इट वॉज नॉट रैंडम कि हाँ ऐसा बस एक दिन उठ के बोल दिया थियरी, ऐसा नहीं। अच्छा, तो दे सेड अच्छा अगर ऐसा होगा, स्टेशनरी होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स वुड अगेन पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। डिफरेंस क्या होगा, एक में ऐसा घूम घूम के न्यूक्लियस में आया,
और दूसरे में सीधा ठुप करके न्यूक्लियस में गिर गया, बट फेल तो दोनों में ही होगा। ठीक है। अनदर ड्रॉबैक, it says nothing about the distribution of the electrons around the nucleus. रदरफोर्ड ने ये तो बताया कि अच्छा एटम मेजॉरिटी खाली है, न्यूक्लियस सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे, कहाँ घूम रहे नहीं बताया। मतलब उसने पाथ भी डिफाइन नहीं किया। पाथ तो चलो डिफाइन कर दिया, ऑर्बिट नाम दे दिया उसने, पर ये नहीं बताया कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, ये सब चीज़ें उसने नहीं बताई। ये सब चीज़ें बहुत बाद में आई उसके बाद। अच्छा, तो रदरफोर्ड का मॉडल हो गया ये भाई, हाँ ये हो गया खत्म। अब आते हैं नील्स बोर, हमारे नए साइंटिस्ट। नील्स बोर ने क्या किया, बोर्स मॉडल दिया। ठीक है, तो मैं जब भी ये चैप्टर पढ़ाता हूँ मेरे को वही याद आता है, वो कोटा फैक्ट्री है ना, जब गाली देता है ना वो केमिस्ट्री को तो dual character of electromagnetic radiation. Now electromagnetic radiation, the word itself is self explanatory. Electromagnetic, electric component है, magnetic component है, दोनों at right angles हैं to each other. And here they have shown the NCERT, very few diagrams in the NCERT are very good actually. सारे डायग्राम अच्छे नहीं होते, कोई डायग्राम बहुत प्यारे, जैसे कि ये वाला आप देखो तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि एक जो वेव है ना वो ऐसे जा रही है, मतलब ये प्लेन में ऐसे, और दूसरी वेव है ना ये प्लेन में वर्टिकल, सो दे आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। एक वेव ऐसे आ रही है आपकी तरफ और एक वेव ऐसे आ रही है, दोनों आपकी तरफ ही आ रही है। सो बिकॉज दीज टू कंपोनेंट्स आर ट्रैवलिंग साइमल्टेनियस, एक वन वेव इज गोइंग लाइक दिस, द अदर वेव इज गोइंग लाइक दिस, एंड द बोथ आर ट्रैवलिंग साइमल्टेनियसली, सो दे फॉर्म वन कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में yes, they are always mutually perpendicular to each other, है ना। और इससे हम लोगों को आगे डी ब्रॉगली इक्वेशन, जिसको लोग डी ब्रॉगली भी बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाई, डी ब्रॉगली इक्वेशन भी सीखने मिलेगा आगे इसी चैप्टर में। आगे हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन की भी बात करेंगे इसी पॉइंट से। तो इस पॉइंट को नोट करके रखना कि रेडिएशन जो होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो डुअल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो वेव भी होते हैं, पार्टिकल भी होते हैं। ठीक है, और दूसरा उन्होंने मास स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोमीटर की स्टडीज की, स्पेक्ट्रा जो आप अगेन फिजिक्स में पढ़ते हो लाइट में कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे डुअल, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत है यार इस चैप्टर में, DUAL होता है डुअल। डुअल इज व्हाट हैरी पॉटर डज विद वोल्डेमॉर्ट। सो वेव नेचर, तो नील्स बोर ने बोला भाई ने वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है, फिर उसने एक एक करके समझाया। जैसे हमने ग्लूकोज में बोला कि अच्छा साइक्लिक होगा तो अल्फा बीटा और फिशर होगा तो डी और एल, वैसे इसने बोला अच्छा दो अलग अलग उसके पैटर्न्स हैं, दोनों को सेपरेटली स्टडी करेंगे अपन। ठीक है, तो उसमें बोला वेव नेचर को कैसे समझेंगे, तो उन्होंने बोला हीटेड ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशन निकलता है उसको थर्मल रेडिएशन बोलते हैं। इसकी स्टडी की, ये आपने फिजिक्स में अगेन पढ़ा है PBB के नाम से, परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना। BBB कहते हो आप, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसमें आपने एक एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ फिजिक्स में, जहाँ पर एक बॉल इज सस्पेंडेड ब्लैक कोट इन अ क्लोज चेम्बर एंड 99% ऑफ द हीट इज रीअब्सॉर्ब्ड। ठीक है, तो पहले उन्होंने वेव नेचर को स्टडी करने के लिए थर्मल रेडिएशंस को पकड़ा, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि थर्मल रेडिएशंस जो हैं दे आर नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरियस वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, दिस थियरी वाज डेवलप्ड फर्दर बाय मैक्सवेल एंड एक्सपेरिमेंटली कंफर्म्ड। द theory was given by James Clerk Maxwell and confirmed by Heinrich Hertz. Hertz is the unit of frequency, अपने को मालूम है, and Maxwell's equation तो अभी हमने जिसके बारे में बात की। तो James Maxwell was the first one to give a comprehensive explanation about the interaction between charged bodies and the behavior of electric and magnetic fields on macroscopic level, at a macroscopic level होना चाहिए। ठीक है, what was his theory? He said
when electrically charged particles move under acceleration, alternating electrical and magnetic fields are produced and transmitted in the form of electromagnetic waves. ये तो हमको पता है, ऑलरेडी देखा हमने. Light is an electromagnetic wave. Very few students will be not knowing this. सबको पता ही कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसीलिए लाइट का डुअल नेचर माना गया. कॉर्पस्क्यूलर थियरी भी पढ़ते हो आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ते हो फिजिक्स में. अगेन there's too much physics here. फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हो और बोलते हैं कि वो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है. करेक्ट. कॉर्पसल्स है लाइट के. और आप ह्यूजेंस प्रिंसिपल जो करते हो, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हो, वो सब में बोला जाता है कि भाई वेव नेचर है ना. ठीक है. सो न्यूटन ने बोला था कॉर्पसल, न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थियरी 16th सेंचुरी में दी थी सर आइजैक न्यूटन. और 19th सेंचुरी में वेव नेचर आया, बोला ठीक है भाई. अब बीच में वो लोग ने एक छोटा सा पैराग्राफ इंट्रोड्यूस कर दिया जहां पर वो लोग अब मैक्सवेल इक्वेशन को थोड़ा होल्ड पे रख के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी, अगेन ये एक्चुअली फिजिक्स में आना चाहिए, बट बिकॉज इट इज गिवन हियर विल डिस्कस इट क्विकली. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर perpendicular to each other and perpendicular to the direction of the propagation of the wave. वो मतलब खुद एक दूसरे से भी परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव से भी परपेंडिकुलर है. ओके. साउंड वेव्स कैसे होती है, ट्रांसवर्स या लॉन्जिट्यूडल? ट्रांसवर्स वेव्स है ना. सो अनलाइक साउंड वेव्स, electromagnetic waves do not require medium to travel and can move in vacuum. Thank God for that. नहीं तो फिर वैक्यूम में लाइट भी नहीं जाती तो प्रॉब्लम हो जाती है ना. सो लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम बट साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. अच्छा, ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है नीट में फिजिक्स में. साउंड ट्रैवल्स फास्टर थ्रू वुड और स्टील और एयर. Still, denser the medium, faster the sound waves will travel. ठीक है. Okay. Then you have electromagnetic spectrum, another property, जिसमें विबग्योर तो हमको पता होना ही चाहिए, सबको पता होना चाहिए विबग्योर. ये वाला जो मैंने यहाँ पे ब्लू से शेड किया, ये है विजिबल स्पेक्ट्रम. नोट अगेन, विजिबल स्पेक्ट्रम इज विबग्योर. So I have violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. And the wavelengths, I'll give you an easy way to remember. There are certain times I've seen students mess up the values of the wavelength, especially in biology. आपको ये आता है, important आता है याद करने के लिए. तो easiest way I'll give you to remember, you remember it as 380 to 760. I know it is given as 400 to 750. Now in every single book different values are given. केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में 400 to 750 दिया है. बायोलॉजी में थोड़ा अलग वैल्यू 390 to 760 दिया है. मैं आपको इस तरह क्यों याद करने को बोल रहा हूं, आप 380 to 760 याद कर लो, क्योंकि 38 का डबल 76 होता है. इजीएस्ट वे टू रिमेंबर होता है ये. ठीक है, तो भूलोगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होगे. अच्छा, और दूसरा बच्चे हमेशा पूछते हैं सर ये पूरा रट्टा मारना पड़ेगा क्या? एक्चुअली स्पीकिंग यस, यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम, बट द मोर इंपॉर्टेंट वंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर यूवी एंड इंफ्रारेड. एंड इजी टू रिमेंबर, रेड के बाद इंफ्रारेड और वायलेट के पहले अल्ट्रा वायलेट. इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट. ठीक है, सिंपल. तो हमें मतलब है AM इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM इज
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अपने रेडियो FM वेव्स, AM वेव्स, रेडियो वेव्स बोलते हैं ना इनको अपन। जो अपने गाड़ी में रेडियो चलता है ना, FM रेडियो, वो उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बोलते हैं, FM AM। ठीक है। अच्छा, सो यहां पर इस स्पेक्ट्रम में हमें मतलब है विजिबल लाइट से ऑब्वियसली, और हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए यूवी और इंफ्रारेड की, दैट इज ओके। ठीक है। कॉस्मिक रेज भी होती है सबसे हाईएस्ट वाली, जो स्पेस में से आती है, वो तो यहाँ पे दी हुई भी नहीं है। एंड देर आर फ्राउनहोफर्स रेडिएशन, ऐसे बहुत कुछ है। रमन लाइंस, रमन इफेक्ट पढ़ा है आपने? रमन इफेक्ट कभी सुना है? सीवी रमन जो इंडियन साइंटिस्ट है, उनके नाम पे है। ये सब फिजिक्स में आता है एक्चुअली। फिजिक्स में भी जो साउंड और ऑप्टिक्स के वेव्स वाले जो पार्ट्स हैं, उसमें भी हायर लेवल में ही आता है। अच्छा, रेडियो फ्रीक्वेंसी वगैरह तो ठीक है। माइक्रोवेव्स around 10⁻10 hertz are used for radar. Radar is सोनार एंड रेडार, ये दो टेक्नोलॉजीज होती है ना। सोनार तो सबमरीन में यूज होती है, पता होगा क्या होती है। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना सोनार मतलब जो गोल्ड बेचता है वो सोनार, वो नहीं ना। इट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और रेडार इज रेडियो नेविगेशन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। डिफेंस एयरक्राफ्ट को वगैरह पकड़ने के लिए रेडार यूज करते हैं। द फंडामेंटल आइडिया ऑफ बोथ आर लगभग सेम। द वेव विल गो हिट द ऑब्जेक्ट एंड कम बैक एंड बी रेड बाय अ सर्टेन थिंग। ठीक है। फिजिक्स में आपको इसके ऊपर काफ़ी इन डेप्थ है कि भाई एको कैसे प्रोड्यूस होता है, आवाज़ जाती है, ऑब्जेक्ट को हिट करती वापस आती है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया डिवाइडेड बाय द स्पीड, देन यू विल गेट द कि कितना दूर कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है वगैरह वगैरह। ठीक है। एनीवे, इंफ्रारेड रीजन है ना। द स्मॉल पोर्शन अराउंड 10⁻15 हर्ट्स विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम आपको याद रहना चाहिए। क्या फ्रीक्वेंसी है? अराउंड roughly around approximately around 10⁻15 hertz. It is the only part that our eyes can see. ठीक है। ह्यूमन आइज की अगर हम बात करें तो वो 10⁻15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली लाइट दिख सकती है, वो भी विबग्योर रेंज में। और उनका वेवलेंथ ये ध्यान देना, ये यहाँ पे जो लिखे है ये वेवलेंथ है लैम्बडा, और यहाँ पर 10⁻15 हर्ट्ज जो लिखा है वो फ्रीक्वेंसी है। ध्यान से देखना, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में फर्क है ना, पता है ना सबको, आपको तो पता ही है। लैम्बडा इज इक्वल टू 1/ν, राइट। मतलब फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ जनरली, या फिर h/ν भी लिखते हो आप लोग, h/λ। h/λ इज फ्रीक्वेंसी, है ना, वेर h इज, आएंगे हम लोग उस पर आएंगे, है ना। ये भी h/λ ही होता है ना। और यहां पर स्पीड के हिसाब से अगर आप c/λ लिखो, ठीक है, हाँ सही बात है, c/λ दैट इज स्पीड ऑफ द वेव बाय लैम्डा। सॉरी मेरा फिजिक्स थोड़ा वीक है। c/λ करेक्ट। h/λ इज मोमेंटम। अच्छा, तो विजिबल लाइट is the one that we can see. अच्छा, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, that is fine. उसमें frequency is nu. This is not V, this is nu, the Greek letter. It's not a normal V, this is normal V. This is nu. थोड़ा दारू पी के लुढ़क गया वाला V.
नहीं, ऐसा आपने v लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट v stands for velocity, so make sure that your v looks a little different when you're writing frequency. So either you like exaggerate it and write it like this, जैसे मैंने लिखा है, or at least you make an effort to make it, ये तो gamma दिख रहा है, हाँ फ्रीक्वेंसी को आप f भी लिख सकते हो, चलेगा, नो प्रॉब्लम, और जगह पे आपको f लिखा हुआ मिलेगा फॉर फ्रीक्वेंसी. अच्छा, फ्रीक्वेंसी न्यू, वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है. फ्रीक्वेंसी का यूनिट इज हर्ट्स, नेम्ड आफ्टर हाइंड्रिक हर्ट्स. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स, एंड दिस सीम्स वेरी बोरिंग, दिस एंटायर पार्ट सीम्स वेरी बोरिंग बिकॉज ये फिजिक्स का ऐसा लाइन बाय लाइन रिपीट हो रहा है. नंबर ऑफ वेव्स दैट passes through a given point in 1 second is called frequency. Wavelength is literally the length of the wave. How do you calculate wavelength? Distance between what is wavelength? Two crests or two troughs. वो भी क्या, वो ही दो वेव के बीच का डिफरेंस नहीं रे बेटा. Let's see. Is this one wave or this is one wave? है ना? चल ठीक है, देखते हैं. अभी आपने जो बोला उसमें रॉन्ग क्या था, देखते जरा. मैंने क्या कहा, इफ दिस एंटायर थिंग इज वन वेव, तो यहाँ पर ये वेव चालू हुई पॉइंट ए पे, यहाँ पे ये वेव आके खत्म हो गई पॉइंट बी पे, पॉइंट बी से दूसरी वेव चालू हुई और खत्म हुई, राइट. नाउ इफ आई से कि ये है वेवलेंथ, तो ये रॉन्ग हो गया. वेवलेंथ ये है दो क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस. आई कैन नॉट से द पॉइंट वेर इट स्टार्ट्स एंड इट एंड्स. सॉरी, करेक्ट. अच्छा, sorry, I took one crest and trough. I have to take two crests. I have to take two crests or two troughs. Either दो crest या दो trough के बीच का जो difference है उसको हम कहेंगे lambda, यानी कि wave length. So that is wavelength. Correct. Right. So that's why we've defined it as crest and trough, because it's. Achha, what is the highest point of the crest called? No. You would ask FM and AM. A wave has certain frequency. A wave has certain amplitude. If I modulate the frequency, I am talking about FM. If I modulate the amplitude, I'm talking about AM. समझा? ऐसा है ना? Yes. You, if your car, in your car you have the radio that you tune. You have FM and AM both. AM has very few channels. So we don't practically use it. General consumers use FM, but AM भी होता है. जो अभी अपना पुराना दूरदर्शन का वो पुराना वाला रेडियो है, वो अभी भी AM पे चलता है. एंड द फ्रीक्वेंसी दैट यू सेट इट, जो जैसे अब वो एडवर्टाइज आता है रेडियो मिर्ची 98.3 FM, वो क्या है, वो बोलता है 98.3 FM पे आपके डिवाइस का फ्रीक्वेंसी सेट करोगे ना, तो हमने 98.3 वहाँ से छोड़ा हुआ है. जो डिवाइस का 98.3 वो पकड़ेगा और आपको आवाज़ सुनाई देगी. ऐसा फड्डा है. तो आपका और हमारे डिवाइस का फ्रीक्वेंसी मैच होगा तो हमको आवाज सुनाई देगी. दैट इज अ प्रिंसिपल ऑन विच रेडियोज फंक्शन. ट्रांजिस्टर और रेडियो जिसको हम लोग ट्यून करते हैं वो उस पर फंक्शन करता है, समझे. अभी तो हाँ जी, correct. So anything that has that frequency will interfere with the radio waves, right? So that is why sometimes cross connections happen when you call somebody.
और व्हेन सम रेडियो ट्रांसमिशन इज बीइंग डन, आप रेडियो सुनते हो, एफएम सुनते हो, तो वो किरकिर किरकिर आवाज आती है, बीच में डिस्टर्बेंस आता है, बीच में दूसरा क्रॉस दूसरा रेडियो स्टेशन आ जाता है। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, रेडियो स्टेशन वाले जो है ना, ऑल इंडिया रेडियो का जो मेन जो करते हैं, वो फिक्स कर देते कि भाई अच्छा तू 98.3 खरीद लिया तो 98.3 तेरा, वो फ्रीक्वेंसी और किसी को नहीं मिलेगी, समझा। तो रेडियो सिटी ने 91 एफएम ले लिया, रेडियो मिर्ची ने 98.3 ले लिया, रेडियो 1 ने 94.3 ले लिया, बिग एफएम ने 92.7 ले लिया। तो उन्होंने अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पकड़ ली, समझे बात को, ऐसा है फंड। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव डिफिकल्टी इन ट्रांसमिशंस, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि कोई और चीज उस सेम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करी तो आपको डिस्टर्बेंस आएगा, सीधी बात है। अच्छा, सो वेवलेंथ का यूनिट तो मीटर ऑब्वियसली। फिर लाइट इन वैक्यूम ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिगार्डलेस ऑफ वेवलेंथ ट्रैवल एट द सेम स्पीड, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द एक्चुअल वैल्यू इज 2.997925 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इसको हम लोग कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, और इसको दिया जाता है सिंबल c, ठीक है। एंड c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, सो obviously frequency is equal to c by lambda. I made a mistake in writing that earlier, I'm sorry for that. Okay, another quantity that is used in spectroscopy is study of the atomic spectra, ठीक है, is the wave number, that is nu bar. This is nu bar. It is defined as the number of wavelengths per unit length. It's basically reciprocal of wavelength, that is meter raised to -1 upon meter, ठीक है। commonly used system unit is centimeter, obviously मीटर बहुत बड़ा हो गया, वेव छोटी छोटी होती है, हम लोग सेंटीमीटर यूज करते हैं, ठीक है। अभी उन्होंने एक एग्जांपल आपको न्यूमेरिकल दिया है, इसमें से डायरेक्टली उठा के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं नीट में, तो जरा देख लेते हैं। बहुत बिल्कुल ईजी, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चंस होते हैं इसके। मैंने वो आइसोटोप्स और आइसोबार वाला तो किया भी नहीं, मतलब बहुत ही आसान है, ठीक है। वो आप ट्राई कर लेना एक बार, नहीं जमा तो मुझे पूछ लेना डाउट में, आई एक्सप्लेन, नो प्रॉब्लम। 2.3 देखो, विविध भारती रेडियो स्टेशन जो हमारा, जो मैंने कहा ऑल इंडिया रेडियो AIR। वन मोर थिंग इंटरेस्टिंग, यू नो यू हर्ड दिस टर्म, वी आर ऑन एयर, वी आर ऑन एयर। ऑन एयर मतलब हम लोग लाइव आ गए, वी आर ऑन एयर, हाँ। तो वो ऑल इंडिया रेडियो से आया कि तुम लाइव आ गए, तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है दुनिया को, तो ऑन एयर है ना, ऐसा। एंड दे यूज इट एज अ सिंबॉलिक थिंग, ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी है वो एयर, एंड प्लस योर रेडियो वेव्स आर इन द एयर, मतलब ऐसा फैल गई, ऐसा आ गया, तुम्हारी आवाज पहुंच रही है, वैसा भी है। तो कमेंट्री जब होती थी पुराने ज़माने में, जब आप लोग तो पैदा हुए तो सीधा टेलीविज़न के ज़माने में, हम बहुत छोटे थे ना, अर्ली 90s, तो हम ट्रांजिस्टर पे भी वो छोटा वाला, वो ऐसे जिसमें वो एंटेना लगे होते हैं ना, छोटे छोटे रेडियो, उसमें हमने क्रिकेट की कमेंट्री भी सुनी है। हमारे टाइम तक तो वो ख़त्म होने आया था, बट है बहुत यूज़ किया वो, जो हमारे टाइम पे मोबाइल फ़ोन थे नहीं जब हम छोटे थे। क्या विच वन? हाँ, सो यहाँ पर हाँ, वो उन्होंने विविध भारती और ये वो सब दिया, ठीक है, इसका अपने को लेना देना नहीं है, विविध भारती से अपने को लेना देना नहीं। 1368 किलोहर्ट्ज, 1368 किलोहर्ट्ज दिया है फ्रीक्वेंसी इसका, चेक कर, दैट इज दे हैव गिवन यू द वैल्यू ऑफ न्यू। अच्छा, एंड कैलकुलेट द वेवलेंथ of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter and which part of the electromagnetic spectrum does it belong to। तो सिंपल है, तो देख लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू c बाई न्यू, c हमको पता है 3 × 10⁸, न्यू की वैल्यू दी है, तो एकदम आसानी से हम लोग लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये रेडियो वेव है,
हमको ये पता होना चाहिए। अच्छा, कैसे पता होना चाहिए देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, अब यहाँ पर रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी दी हुई है और वेवलेंथ दी हुई है ना, ये रही फ्रीक्वेंसी, ये रही वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इज इन द रेंज ऑफ 10⁸, 10⁶, और वेवलेंथ इज इन द रेंज ऑफ हंड्रेड्स के रेंज में। ध्यान से देखना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, तो ध्यान से देख लेना। 10⁻0 और 10⁻, मतलब 10 से लेके 100। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो 200 है, तो यहाँ पर फंडा क्या था, इट्स नॉट 100 ओनली, इट इज हंड्रेड्स। हाँ ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्टली क्या है देखो, 10⁴, मतलब 10,000 ना, तो उसके नीचे का जो रहेगा उसको आप रेडियो वेव्स में बोलो। तो यहां पर 10 से लेके 10,000 के बीच में अगर कुछ आता है वेवलेंथ, तो वो हमारा रेडियो वेव हो जाता है। बहुत ही सिंपल। ऑफ कोर्स। और अच्छा, वैसे भी उन्होंने हिडन हिंट तो दे दिया क्वेश्चन में कि रेडियो स्टेशन है, तो वो रेडियो वेव्स ही देगा ना यार, मतलब वो तो ऑब्वियस है। वो तो ट्रिक क्वेश्चन भी है, ठीक है। और एक चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जहां पर उन्होंने आपको वेवलेंथ दी है और एक्सप्रेस द वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज। तो उन्होंने वेवलेंथ बोली वायलेट की 400, रेड की 750। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप 380 या 390 to 760 ऐसे याद रख सकते हो, इजी रहेगा। अच्छा, वो बोलते हैं इसी को फ्रीक्वेंसी में एक्सप्लेन करो, तो बहुत इजी है भाई। क्या है, फ्रीक्वेंसी c/λ, c दिया है, लैम्डा दिया है, आंसर ये आ गया। तो इतना से लेके इतना तक रहेगा, सब कुछ दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वेव नंबर, ठीक है, वेव नंबर क्या है, लैम्डा दिया है, वेव नंबर 1/λ, मतलब उसका रेसिप्रोकल निकाल लेना यार, सिंपल। तो बहुत ही आसान। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिस पे हम आ रहे हैं अभी, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थियरी। बिफोर गोइंग टू प्लैंक्स क्वांटम थियरी, so before we move to Planck's quantum theory, there is a lot of debate around the word quantum, कि भाई ये क्वांटम आ जाता है हर जगह, ये क्वांटम है क्या, क्या होता है क्वांटम? पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी, नॉट लाइट। So these are, yes, packet of light is photon, exactly. पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी इज अ क्वांटम, ठीक है। तो यहां पर ये प्लैंक्स थियरी जब आई, इट वाज अ वेरी रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट फॉर फिजिक्स इन दी 19th सेंचुरी, ठीक है। इट सेज, और रादर इट वाज एबल टू एक्सप्लेन नेचर ऑफ एमिशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी। दिस यू कैन जस्ट रीड, फालतू है ये सब, इतना कुछ ये है नहीं। All these phenomena explain that energy is given out, or what do you say, absorbed or released in discrete amounts. Discrete amounts मतलब in multiples of a certain fixed number. That is what the word discrete means. ठीक है। The best example that I give during my lectures is, suppose I want to go from point A to point B. There is one slope that I can go down, so I can walk continuously on that slope, and there is another way of going down from the same point A to same point B. I can go down steps. The difference here is, in the slope there is no fixed pattern of movement. मैं छोटे steps भी ले सकता हूँ, बड़े steps भी ले सकता हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यूस चल रहा हूं। बट यहां पर मुझे पता है, मुझे एक बार में इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। समझ में आई बात? तो ये बेस्ट एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड कि भाई पैकेट्स या बंडल्स, जिसको हम डिस्क्रीट वर्ड यूज करें, डिस्क्रीट बंडल्स, डिस्क्रीट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, उसके लिए वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो डिस्क्रीट अमाउंट्स फिक्स्ड, कि भाई 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसा मल्टीपल्स में आएगा। तुमको एक स्किप करना है, कर सकते हो, 1 से सीधा 4 पे जंप मारना मार सकते हो, मतलब कि तुमने 3 यूनिट क्रॉस किए।
बट तुम रैंडमली नहीं चल सकते कि एक में, हाँ एग्जैक्टली करेक्ट. सो इट्स लाइक अ फास्ट लोकल. बोरीवली से तुमको अंधेरी जाना पड़ेगा. सो हियर मैक्स प्लैंक ने दिया था वो तो ठीक ही है. Again, they have a complete repetition. You can just read this part. Honestly speaking, you can just read this part. Again, this is just a theoretical explanation of the black body radiation. वापस से वही सेम पूरा उन्होंने बताया. Hot body, black body radiation, जो physics का ज़्यादा detailed part है. So I'm not going to waste time with this. I expect you to at least just read through this. यहाँ पर भी आप देखोगे तो, and ऐसा नहीं कि मैं फेंक रहा हूँ, actually ये है देखो. Black body radiation के ऊपर ही है पूरा का पूरा पैराग्राफ. ठीक है, हाँ. नहीं तो बोलोगे कि सर क्या फेंक मार रहे. ठीक है, तो ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक ये सेक्शन है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे, इसको एक बार रीड कर लेना. जस्ट इन केस नहीं समझा या कुछ डाउट रह गया तो आई विल एक्सप्लेन इट, नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन. डायरेक्ट मेजर काम की बात करते हैं. काम की बात ये है कि प्लैंक ने बोला, प्लैंक assumed that radiation is subdivided into discrete chunks of energy. He said that is here is the main catch chemistry में. And he suggested that atoms and molecules could emit or absorb energy only in these quantities and not in a continuous manner. And he gave the name quantum to such a packet or bundle of energy. And he said the energy of one packet is equal to h nu or hc by lambda. Obviously, nu को मैं c by lambda लिख सकता हूँ. अब बोलोगे ठीक है, where h is called Planck's constant and its value is 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second. I have seen a lot of students making the mistake of reading this as joules. No, it is joule into second. Joule second. So he further went on to simplify his approach. जैसा मैंने कहा कि आप स्टेयरकेस से नीचे उतरते हो तो आप 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप लेते हो. कभी कभी आप 5th से डायरेक्ट 7th पे जंप मार सकते हो, आपकी चॉइस है. मीन्स यू कैन क्रॉस वन बैरियर ऑफ एनर्जी, बट द डिफरेंस हैज टू बी फिक्स्ड. 5th to 7th गया तो 2 यूनिट क्रॉस किया, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए. तो आप बोलोगे ठीक है, सही बात है. तो वैसे उसने बोल दिया भाई एनर्जी 0 h nu, 2 times of h nu, 3 times of h nu, n times of h nu. ऐसा हो सकता है. बात समझ में आई? Another good example of the same thing is if I'm going up, suppose मेरे को 10 माला ऊपर चढ़ना है, मैं लिफ्ट में जा रहा हूं तो मैं सब कुछ स्किप करके 0 से डायरेक्ट 10 पे जा सकता हूं कंटिन्यूसली. बट मैं स्टेयरकेस चढ़ के जा रहा हूं तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता अच्छा मैं पहला माला चढ़ूंगा फिर तीसरा माला चढ़ूंगा, सेकंड वाला चढ़ने ही नहीं वाला. ऐसे नहीं होता. यू हैव टू गो इन अ फिक्स्ड डिस्टेंस, राइट? सो वो फंडा था वहां पे. अच्छा, इसके बाद वापस फिजिक्स पे आ गया वो. तो प्लैंक ने अपनी थियरी समझा दी, लोगों को समझ में आ गया, बहुत मजा आ गया कि अच्छा हाँ मान लिया डिस्क्रीट बंडल्स ऑफ एनर्जी. What happens with atomic structure, why people find it difficult is there are a lot of theories from physics and chemistry combined. एक थियरी आती है, एक चीज समझाती है, and then you are left wondering कि हाँ अच्छा ठीक है प्लैंक ने बोला, अभी इसका क्या, इसको अप्लाई किधर करना है? कुछ नहीं, बस हाँ सीख लिया ना, हाँ हो गया, चलो नेक्स्ट. तो ऐसे करके पहले थियरी सारी जमा कर लेंगे, फिर बहुत बाद में उनका सबका एप्लीकेशन आएगा. तो पहले एक एक थियरी समझते रहो, ठीक है? ओके. देन सिमिलरली यू हैव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, तो हर्ट्स, हाइंड्रिक हर्ट्स, वापस उनके बारे में क्या बताया गया है देखो. ही So this guy Hertz had performed a certain experiment where he showed that electrons were ejected from materials or metals like potassium, rubidium, cesium. मतलब generally उसने group 1 elements लिए थे when they were exposed to a beam of light, and he called this phenomenon as photoelectric effect. By the way, photoelectric effect पे extensive research की थी
एल्बर्ट आइंस्टाइन 1921 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था उसी के लिए. Albert Einstein's greatest theory was the theory of relativity, theory of general relativity. But he never got a prize for that. He got a prize for no photoelectric effect. नहीं, मैरी क्यूरी को 2 बार मिला था. Of course, very few people will get like Nobel Prize twice. I mean, and in your lifetime you'll make 2 path-breaking discoveries or inventions. It's another very difficult feat to achieve. Right? Exactly. So Marie Curie first, she worked on radium with Pierre Curie, and then polonium also. So they got 2 different Nobel Prizes. No, husband and wife, Marie and Pierre Curie. The children also were into science, but not as famous as the parents. Okay, so electrons कैसे आए, क्यों आए, वगैरह वगैरह ऐसे. अगेन ये फिजिक्स में ज़्यादा डिटेल में है, बट आई जस्ट कवर इट इन ब्रीफ. Electrons are ejected from the metal as soon as the beam of light strikes the surface. तुरंत. There is no delay, there is no time lag. ठीक है. Number of electrons ejected is proportional to intensity और brightness. जितना ज़्यादा bright light उतना ज़्यादा electrons, उतना ज़्यादा photoelectric effect. And सबसे important, for each metal there is a different value of threshold frequency. मतलब minimum frequency required for the electron to be removed. जैसे हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखा हुआ है केमिस्ट्री में कि भाई इतना मिनिमम एनर्जी रहेगा तो ही वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आयोनाइज होगा. जो एलिमेंट है वो आयोनाइज होगा कब? जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी आप दोगे. सेम थ्रेशोल्ड एनर्जी हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी देखी थी, एक्टिवेशन एनर्जी, और सेम हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम पे देखी. सो मतलब द फ्रीक्वेंसी दैट इज सीन, दैट इज न्यू, शुड बी ग्रेटर देन न्यू जीरो. सिंपल. अगर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो तो जो डिफरेंस था उसकी एनर्जी में वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा ऑफ द इलेक्ट्रॉन. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है फिजिक्स में? हाफ mv², इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इज हाफ mv². तो ये न्यू और न्यू जीरो की वजह से जो एनर्जी मिल रही है ना, जो डिफरेंस है, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलती है एज इट्स काइनेटिक एनर्जी. So all these were not able to be explained by the laws of classical physics, but they were explained on the basis of the quantum theory or the modern theories of physics. ठीक है. थियोरेटिकल ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आते ही नहीं इसके. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेड लाइट देखूं तो जिसकी फ्रीक्वेंसी 4.3 to 4.6 into 10⁻14 hertz है, of any brightness is intensity, when it shines on a piece of potassium metal for hours, but no photoelectrons are ejected. But as soon as even a very weak yellow light is shown, then photoelectric effect takes place. इसका क्या मतलब? कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर, हाँ करेक्ट, अपने को फ्रीक्वेंसी चाहिए. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है पोटेशियम की 5 और रेड की कितनी थी? 4.2 to 4.6. इसीलिए रेड में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखता, पर येलो की कितनी थी? 5.1 to 5.2. इसका मतलब कि येलो में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता है. सिंपल, ऐसे याद करना है. बोलोगे ठीक है भाई. Einstein was able to explain photoelectric effect using this. So he said, okay, fine. And as I have already explained, h nu is the energy, h nu naught is the energy required. तो जो बचा वो हाफ mv² यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी. इतनी उसको ज़रूरत थी, इतनी मिली. जो बचा डिफरेंस जो है वो
उसकी काइनेटिक एनर्जी बन गया। तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, सिंपल है। Minimum energy required to eject the electron is also called the work function of the electron. उसको आप उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल सकते हो, और साथ साथ थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ साथ आप उसको क्या बोलोगे, व्हाट इज द अदर वर्ड यूज, द वर्क फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट है डुअल नेचर और डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो हमने कहा डी ब्रॉली इक्वेशन, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो पार्टिकल नेचर could explain black body radiation and photoelectric effect. पार्टिकल नेचर से ये दोनों चीजें पता चली, क्या ब्लैक बॉडी रेडिएशन मालूम पड़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता चला। ओके, देन इट वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद द नोन वेव बिहेवियर ऑफ लाइट, विच शोज, जो वेव नेचर है, विच प्रूव्ड इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन। अगेन ये दो कॉन्सेप्ट आपने फिजिक्स में पढ़े हैं या पढ़ने वाले हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन किससे, पार्टिकल नेचर से, और इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन किससे, सो इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन was wave nature and photoelectric effect and black body radiation was particle nature. So later जब समझ में नहीं आया कि अच्छा कौन सा बोले, वेव नेचर बोले कि पार्टिकल नेचर बोले, डी ब्रॉली भाई साहब आए और बोले अच्छा एक काम करो, डुअल नेचर बोल दो यार, खत्म करो। सो इट टर्न्स आउट दैट वेव पार्टिकल डुअलिटी एग्जिस्ट्स इन लाइट। तो बोलोगे ठीक है भाई, अब इसके जो हमने अभी तक थियरीज पढ़ी उनका एप्लीकेशन कैसे आने वाला है, और ये आते हैं क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नीट में डेफिनेटली। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन उस फ्रीक्वेंसी इज दिस मच। तो आपको फ्रीक्वेंसी दिया, आपको एनर्जी कैलकुलेट करने वाला। E इज इक्वल टू एच न्यू, सिंपल। एच की वैल्यू दी है, न्यू की वैल्यू दी है, तो E निकाल लिया। एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, और 1 मोल फोटॉन के लिए उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। इट्स एक्चुअली दैट सिंपल, रियली। ये वाला प्रॉब्लम बहुत अच्छा है, ये सिंपल है, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पर ये डायरेक्ट एज इट इज आया हुआ है पहले। ठीक है, हाँ, ये आपको कई सारे प्रैक्टिस पेपर्स में, ऑनलाइन टेस्ट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देखने मिलेगा, ये वाला। ठीक है, इसको स्टार मार्क किया मैंने। 100 वॉट का बल्ब है, 400 नैनोमीटर की लाइट ये एमिट करता है, और कितने फोटोन इसमें से निकले पर सेकंड, ये बताओ। तो पावर इज 100 वॉट, 100 वॉट मतलब 100 जूल पर सेकंड ना। यहाँ पे क्या है, एवरी स्टेप पे कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगेन फिजिक्स का फंडा है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, बरोबर है। तो 100 जूल पर सेकंड। अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन इज करेक्ट। यहाँ पर एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा, हमको सारी वैल्यूज दी, सी पता है हमको, एच मालूम है, लैम्डा पता है। तो इतने फोटॉन्स आए कैसे, कि टोटल पावर जो वो दे रहा है पर सेकंड वो इतना है, टोटल पावर वो दे रहा है वो इतना है, एक फोटॉन का इतना है। तो सिंपल, टोटल पावर डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स, और अदर टोटल पावर डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ पर फोटॉन इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, सिंपल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी सिंपल वन टू सॉल्व। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बड़ा है, आंसर छोटा है, देखते हैं। वो बोल रहा है 300 नैनोमीटर, मतलब क्या दिया है, लैम्डा दिया है। काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, ओके। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब थ्रेशोल्ड है ना। तो वो बोलता है एच न्यू यानी कि एच सी बाय लैम्डा, तो मैंने निकाल दिया ये। easy way to find out hc by lambda. अच्छा, एनर्जी ऑफ 1 मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर एंड मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल। कैसे पता चलेगा, 1 मोल फोटॉन्स की इतनी ये है एनर्जी है, 1 मोल फोटॉन्स की इतनी एनर्जी है। तो आपको अगर देखे क्वेश्चन में
सब देखो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतनी तो काइनेटिक एनर्जी में खर्च हो गई ना। तो अभी हमने क्या लिखा था थोड़ी देर पहले कि एच न्यू वॉज एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, बराबर है। तो इतनी तो काइनेटिक एनर्जी में खर्च होगी। कौन से वैल्यू थी वो ये वैल्यू थी, देखो 1.68 वाली। और यहाँ पर 10⁵ जो है वो कॉमन निकलेगा। क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ो, 10⁵ जो है वो कॉमन निकल रहा है, चेक करो। दैट्स व्हाई मार्किंग इट फॉर यू सो दैट यू अंडरस्टैंड वेयर आई एम यूजिंग द वैल्यूज फ्रॉम। देन 2.31 इंटू 10⁵, ये आपका इतना आपका मिनिमम एनर्जी यानी कि एच न्यू नॉट निकलेगा, ठीक है। अब मिनिमम एनर्जी फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, तो इतना तो एक मोल के लिए था, तो डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो पर इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी चाहिए, एंड पर इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी चाहिए, मतलब E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, और लैम्डा कितना आएगा एच सी बाई ई पर इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 517 नैनोमीटर, दैट इज द मैक्सिमम wavelength that you can get, and this corresponds to what color? Green light. As I pointed out, you have to remember 380 to 760 is Vibgyor, है ना। और आप क्या करोगे, आपको एक बेसिक अगर आइडिया चाहिए कि कौन सा वाला कौन से रेंज में आता है, तो अब देखो यहाँ पे 100 बढ़ाते रहो तो ऑटोमेटिकली ध्यान में आ जाएगा कि अच्छा ग्रीन वाला 500 की रेंज में है। चेक करो, टोटल कितने कलर है? 7। तो ये दोनों जो है ना ये 400 की रेंज में, ये दोनों जो है ना ये 500 की रेंज में, और ये जो है ये सॉरी 2 पे 100, एवरी 2 पे 100 रे बाबा, एवरी 2। हाँ, तो आप पर कलर 50 बढ़ा दो या 2 कलर पे 100 बढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है ना। इट्स नॉट एन एग्जैक्ट साइंस देयर, बट इट विल गिव यू मोर और लेस द वैल्यू। तो 500 के आसपास आया तो मतलब ग्रीन, ठीक है, ओके। Next one, I want you to just attempt, just take 2 minutes, take a rough paper and solve. Just look at the question, don't look at the solution. Question देख लो, एक बार try करो, ठीक है। But you got the idea. It's simple. This one, the idea is same. Kinetic energy is half mv square, which is h nu minus h nu naught. Difference is the kinetic energy. उसके बाद दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पर आते हैं हम लोग स्पेक्ट्रा और एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ऊपर। यहाँ पर वो जो बड़े बड़े इक्वेशंस है ना आपके, कि पर ऑर्बिटल कितनी एनर्जी, पर शेल कितनी एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये एक्चुअल पार्ट है अगर हम देखें एटॉमिक स्ट्रक्चर की केमिस्ट्री का। स्पीड ऑफ लाइट depends upon the nature of the medium through which it passes. Now this is a very highly contradictory statement, don't you think? थोड़ी देर पहले हमने ये लिखा था और ये मार्क किया था कि साउंड डिपेंड करता है मीडियम पे, बट लाइट डिपेंड नहीं करती। हमने ऐसा मार्क किया था कि साउंड मीडियम पे डिपेंड करता है, लाइट तो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है, करेक्ट ना। तो ऐसा क्यों लिखा है फिर यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। हम ये क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर कि लाइट को मीडियम की आवश्यकता नहीं है, पर मीडियम किस टाइप का है, डेंस टाइप का है, रेयर टाइप का है, उसके बेसिस पे उसकी स्पीड, उसका डिविएशन वगैरह होगा, जो आप लोग एक्चुअली रिफ्रैक्शन नाम के एक कॉन्सेप्ट में पढ़ते हो फिजिक्स में, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जहाँ पे आप म्यू वैल्यू लिखते हो। अच्छा, अब देखो, अ बीम ऑफ लाइट इज डिविएटेड और रिफ्रैक्टेड, जो मैंने अभी वर्ड कहा रिफ्रैक्शन, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। बोलोगे ठीक है, मान लिया। व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, when white light passes through a prism,
इट बेंड्स। बोलो ठीक है। When it passes through a prism, one more thing happens. Ordinary white light, which consists of waves with all the visible colors, यानी विबग्योर, white light is made up of all 7 colors. The ray of white light is spread out into a series of colored bands called spectrum. So can I in short say the rainbow that we see after rainfall is nothing but a spectrum of the white light? बोलो हाँ कि ना? सो टेक्निकली वर्ड हमेशा बच्चे पूछते हैं कि सर ये स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम होता क्या है? ये स्पेक्ट्रम है लाइट के अंदर प्रेजेंट जो वेव्स हैं उनका स्प्लिट होने के बाद दिखना, वेदर ऑन अ स्क्रीन और ऑन अ फोटोग्राफिक पेपर और वेदर विद द नेकेड आई, जैसे यू सी इन अ रेनबो, वेरेवर यू सी इट यू कॉल इट अ स्पेक्ट्रम। सिंप्लीफाइड वर्जन है ये, यानी कि किसी भी तरह की लाइट किसी मीडियम से जब पास होती है तब उसके जो मैनिफेस्टेशन हमको दिखते हैं उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, तो हम यहां देखते हैं कि भाई जो कलर स्पेक्ट्रम है, कलर स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट रेंजेस फ्रॉम वायलेट टू रेड। हाँ बोलोगे हाँ ये तो कितनी बार हो गया अभी रिपीट कर करके। इट इज कॉल्ड अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्योंकि वायलेट से लेकर रेड तक कंटिन्यूअसली एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि अच्छा वायलेट खत्म हो गया फिर ब्लैंक एरिया, फिर इंडिगो आया, फिर ब्लैंक एरिया, फिर ब्लू आया, ऐसा नहीं। द कलर्स मर्ज इनटू वन अनदर, यस, एंड द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट इज दिस डायग्राम। चेक। सो यू सी you will have areas where there is merging, overlapping of colors. See, ऐसा नहीं हुआ कि अच्छा यहां पे आके ब्लू खत्म हो गया फिर ये ग्रीन चालू हुआ, ऐसा तो नहीं है ना। तो दैट मर्जिंग और ओवरलैपिंग मेक्स इट अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। आई होप बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। क्यों होता है? देखो हर एक जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड मैं यूज करता हूँ, मालूम है वो तो आपको। कंटिन्यूअस का मतलब बिकॉज वायलेट मर्जेस इनटू ब्लू, ब्लू इनटू ग्रीन, सो ऑन, सीधा। सेम रेनबो, ठीक है। पर if I apply my logic, if I apply my knowledge only to visible light, then it means I am applying it to a very small range of electromagnetic spectra, क्योंकि विजिबल लाइट तो एक छोटा सा हिस्सा है, बाकी तो बहुत सारा कुछ बचा हुआ है। अब फंडा ये है कि हम लोग ह्यूमन बीइंग है तो हमको दिखती है विजिबल लाइट, तो हम फोकस उस पर करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। पर जो हम चीज़ें विजिबल लाइट से सीखते हैं, जो इक्वेशंस बनाते हैं, उसको हम बाकी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे भी अप्लाई करते जाएंगे। दैट्स द आइडिया, है ना? Now we have emission and absorption spectra. Again, this is a part that confuses a lot of students, तो इसको क्लियर कर देते हैं एकदम से, ठीक है? Okay. The spectrum of radiation emitted by a substance that has absorbed energy is called emission spectrum. तो अब यह यहाँ पे कंफ्यूजिंग लगता है बच्चे को कि सर सब्सटेंस हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्यों बोल रहे हो? सब्सटेंस ने अब्जॉर्ब करी एनर्जी, कहीं बाहर से उसने अब्जॉर्ब की, अब वो सब्सटेंस एनर्जी एमिट करेगा। आप बोलोगे हाँ करना चाहिए, लॉजिकली करना चाहिए, बट सवाल मन में आता है क्यों करेगा सर? क्योंकि अगर उसके पास ज़्यादा एनर्जी हो गई तो वो अनस्टेबल फील करेगा। अगर मैं खास करके केमिस्ट्री की बात करूं तो ये तो मैं हमेशा कहते रहता हूं, जिसके पास ज़्यादा एनर्जी उसके पास कम स्टेबिलिटी। जैसे कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में गया, इधर उधर उछल रहा है, कूद रहा है, तो वो स्टेबल फील नहीं कर रहा है ना? और सेम वे अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को स्टेबल फील करवाना है तो आई हैव टू ब्रिंग इट बैक टू द ग्राउंड स्टेट। तो जब उसने इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली तो वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की एनर्जी थी, जब उसने एनर्जी फेंकी तो वो एमिशन स्पेक्ट्रम की एनर्जी बनी। बोलो हाँ कि ना? सिंपल है। जब उसने खींची तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जब उसने बाहर फेंकी तो
एमिशन स्पेक्ट्रम। तो अब सवाल ये है कि सर एनर्जी स्पेक्ट्रम, अभी आपने बोला कि स्पेक्ट्रम मतलब कलर, स्पेक्ट्रम मतलब कि ऑब्जर्व्ड पैटर्न, अब आप बोल रहे हो एनर्जी। एवरी एनर्जी इज एसोसिएटेड विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड अ सर्टेन वेवलेंथ, यस। तो आप बोलोगे हाँ सही बात है सर, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, तो E का लैम्डा से रिलेशन है, E का एच न्यू भी है तो न्यू से भी रिलेशन है। तो एनर्जी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से रिलेटेड है, वेवलेंथ एक पर्टिकुलर कलर से रिलेटेड है, तो एनर्जी भी कलर से रिलेटेड है। हाँ ये अब सही है। सो व्हेन आई यूज द वर्ड स्पेक्ट्रम विच आई एम टॉकिंग अबाउट द कलर पैटर्न, आई विल ऑल्सो यूज द वर्ड एनर्जी। बात समझ में आई? क्लियर हो रहा है? गुड। अभी आएंगे उस पर, अभी उस पर आएंगे, ठीक है। सो द आइडिया इज कि व्हेन यू टॉक अबाउट एमिशन स्पेक्ट्रम, इट्स जब सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर ली थी, उसके बाद जब वो एमिट करने जा रहा है तब एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम। जिसने एब्जॉर्ब करी वो एक्साइटेड, जिसने एब्जॉर्ब नहीं की वो ग्राउंड स्टेट में। अभी कहा मैंने थोड़ी देर पहले, बोलोगे ठीक है भाई। Absorption spectrum is like the photographic negative of an emission spectrum. फोटोग्राफिक नेगेटिव, अब आपकी जनरेशन को फोटोग्राफिक नेगेटिव नहीं समझेगा, ये एनसीईआरटी की किताब बहुत साल पहले लिखी गई थी। तो हमारे जमाने में लोगों को फोटोग्राफिक नेगेटिव ये समझ में आता था, आपको नहीं समझ में आएगा। पुराने टाइम में वो ऐसे कैमरा होते थे जिसके अंदर रील लगाई जाती थी, रील, फोटोग्राफिक रील। डिजिटल कैमरा नहीं होते थे। अभी हमारे पास है फोन, तो फोन जो है इसमें जब हम फोटो खींचते हैं तो डिजिटली स्क्रीन पे आ जाता है। इसमें आपको फोटोग्राफिक पेपर या रील अंदर लगाने की जरूरत नहीं है ना। पुराने टाइम में क्या होता था, जब आप फोटो खींचते थे तो जो अपर्चर होता है कैमरा का, अपर्चर, अगेन बायोलॉजी के हिसाब से आपको यह बहुत इजीली अच्छे से समझ में आएगा, नीट स्टूडेंट्स के लिए तो बेस्ट है ये। अपर्चर जो होता है कैमरा का, वो हमारी आंख की तरह होता है। हमारी आंख की जो पुतली है ना, पुतली मतलब प्यूपिल, जो लाइट को पास करने के लिए अलाउ करती है, कैमरा का अपर्चर भी उसी तरह का होता है। आप देखोगे तो देखो, आपको मेरे कैमरा का अपर्चर दिखेगा इसमें, देखो फोन के कैमरा का जो होल है ना, वो अपर्चर होता है, तो लाइट उसमें से पास होती है। अच्छा, तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि कैमरा को आपने जब क्लिक किया तो अपर्चर खुला, लाइट पास हुई, तो लाइट किसके ऊपर गिरेगी? लाइट नीड्स अ स्क्रीन टू फॉल ऑन, है ना। तो उस कैमरा के अंदर हम लोग एक फोटोग्राफिक पेपर होता था बेसिकली, उसको हम लोग रील बोलते थे, ठीक है। उसके ऊपर लाइट गिरती थी और वो बरोबर शेप, जो फोटो आप खींचना चाहते हो वो शेप का पूरा उसमें लाइट का एक इफेक्ट दिखता था। पर उसको हम लोग नेगेटिव इफेक्ट कहते थे क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का होता था। फिर उसको स्टूडियो में लेके जाते थे और उसको डेवलप करते थे, तब एक्चुअल फोटो निकलती थी। तो दैट रील यूज्ड टू बी कॉल्ड अ नेगेटिव। So that is what they are trying to show here or explain. And as I said, your generation will find it difficult to understand. Now I hope समझ गया होगा। Absorption spectrum is like photographic negative. फिर इसको जब प्रिंट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो वैसे ही जब अब्जॉर्ब करेगा तो ही तो एमिट करेगा, जब नेगेटिव बनेगा तो ही तो फोटो आएगा एल्बम में। आप बोलोगे हाँ सही बात है। तो जब तक एब्जॉर्ब ही नहीं किया तो एमिट कहाँ से करेगा? अब जैसे ये प्लास्टिक है, ये मैटर है, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें एटम्स है। आप बोलोगे हाँ, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, क्या वो स्पॉन्टेनियसली एनर्जी देंगे? नहीं, वो पहले कहीं से एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे फिर देंगे ना यार, ये तो लॉजिकल बात है। तो जब वो अब्जॉर्ब करेंगे तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जब देंगे तो एमिशन स्पेक्ट्रम। बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। अच्छा, the study of emission and absorption spectra is called spectroscopy. है
I'll show you. So emission spectra of atoms in the gas phase do not show continuous spread of wavelength from red to violet. ध्यान से देखना. Spectrum of visible light is continuous, but spectrum of atoms in gas phase is not continuous. Which means वो continuous नहीं है, they are specific. They emit light only at specific wavelengths with dark spaces between them. जैसे बारकोड लिखते हैं ना अपन, बारकोड मालूम है? अपन बारकोड लिखते हैं तो बारकोड में फंडा क्या है कि कुछ शेडेड एरिया होगा और कुछ एम्प्टी एरिया होगा. तो ठीक उसी तरह अगर हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को बात करें तो वो तो कलर्स विल मर्ज इनटू ईच अदर. पर हम लोग अगर डिसकंटिन्यूअस यानी नॉट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करें, जो नॉर्मली गैशियस एटम्स के स्पेक्ट्रा होते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें ऐसे डब्बे होंगे. डब्बे मतलब सेक्शन होंगे. ये एक कलर होगा, फिर एक ब्लैंक एरिया होगा, फिर वापस एक कलर होगा. अच्छा, जरूरी नहीं कि सबकी थिकनेस सेम होगी. फिर वापस एक ब्लैंक एरिया होगा, फिर हो सकता है पतला हो, मोटा हो. तो इस पैटर्न को हम लोग उसका स्पेक्ट्रम बोलेंगे. डिफरेंस क्या है, ये वाला स्पेक्ट्रम जो है वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है. बात समझ में आ रही? वो कैसा स्पेक्ट्रम है, वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है. ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस वाले को हम लोग डिसकंटिन्यूअस नहीं कहेंगे, वी विल कॉल इट लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम. व्हाई? Because it is identified by the appearance of bright lines in the spectra. जो तो इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स अगर मैं डिस्क्राइब करूं, स्पेक्ट्रा का मतलब पैटर्न कंटिन्यूस हो सकता है, डिसकंटिन्यूस हो सकता है. विजिबल लाइट है तो कंटिन्यूस होगा, और एटम्स हैं गैशियस वाले तो लाइन स्पेक्ट्रम होगा. सबसे सिंपल वर्जन. समझ गया? ओके, गुड. सो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में और डिटेल में बात करते हैं. लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा. ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक पैटर्न. जो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम है उसका हर एलिमेंट का पैटर्न अलग है. जैसे हर चीज का बारकोड होता है, वैसे हर एलिमेंट का जो एमिशन पैटर्न है स्पेक्ट्रम का वो अलग है. और इसमें सबसे सिंपल किसका होगा, कौन से एलिमेंट का? हाइड्रोजन. ऑब्वियसली हाइड्रोजन बेचारा गरीब, एक ही इलेक्ट्रॉन तो है, कितने ही पैटर्न बना लेगा. तो इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव जब हमको बनाना था, हमको जब पहली बार स्पेक्ट्रम स्टडी करना था, तो हमने बनाया रिप्रेजेंटेटिव. हमारा प्रतिनिधि एज यूजुअल बना हाइड्रोजन. तो जैसे इंसान की फिंगरप्रिंट होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, वैसे ही प्रत्येक एटम, प्रत्येक एलिमेंट की भी एक कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ पैटर्न ऑफ लाइंस होती हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए. दैट इज बेसिकली कॉल्ड इट्स एमिशन स्पेक्ट्रम, है ना. जैसे अच्छा यहाँ पे लिखा भी है इन्होंने, फिंगरप्रिंट्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई पीपल, वैसे ही केमिकल एनालिसिस में स्पेक्ट्रम यूज होता है. मैंने बहुत बार ये पहले रीड की हुई है तो वो ध्यान में रहता है कि हाँ अच्छा ये इस तरह से ही बताया है करके. अच्छा, सो यस, रॉबर्ट बंजन. आप लोगों ने बंजन बर्नर यूज किया होगा कॉलेज में. बंजन, ही वॉज वन ऑफ द अर्ली इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ यूजिंग लाइन स्पेक्ट्रा. नॉट द फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट बोल सकते हो, क्योंकि प्लैंक ने तो ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी काम किया ही था. ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द एनर्जी पैटर्न्स रादर देन द लाइट पैटर्न्स,
and then gradually other scientists came in and then started working on it. सेम वे रुबीडियम, सीसियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम, स्कैंडियम वगैरह ये सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी से बनाए गए थे. पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हीलियम. सन में हीलियम है, ये कैसे पता चला? इट्स सो ब्यूटीफुल ना, कि जो उसकी तरफ से, सन की तरफ से वेव्स आ रही है हमको पता है, हमने उन वेव्स का स्पेक्ट्रोस्कोपिक पैटर्न स्टडी किया और बोला अच्छा ये तो हीलियम है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. दैट हमको सन के ऊपर से सैंपल, कोई गए किसी को भेजा थोड़ी था, जा सन के ऊपर से थोड़ा सा सैंपल लेके आ, चेक करेंगे. तो फिर भी कैसे, कितनी गारंटी के साथ आप इसको सोचो, अगर आप इसको साइंटिफिक लॉजिक के हिसाब से सोचो तो कितनी अचंभित करने वाली बात है. हाउ स्ट्रेंज एंड अमेजिंग इट इज दैट वी नो दैट समथिंग दैट इज मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे, we know the exact composition and what is happening there. And that too, it is impossible for us to reach because its temperature is so high. But we were still able to manage to what do you say, find out what exactly is happening, what is the composition. It's because of this spectroscopic method. Right? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात होगी, ये तो करेक्ट. सो हियर विल डू द सीरीज. यस, विल टॉक अबाउट द वेरियस सीरीज. जैसा मैंने कहा कि हाइड्रोजन ऑब्वियसली सबसे सिंपल था तो उसको बनाया गया और उसको स्टडी किया गया, और फिर जस्ट जो हाइड्रोजन में सीखा उसको अप्लाई किया दूसरे एलिमेंट्स पे. अच्छा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू गैसियस हाइड्रोजन, तो आप बोलोगे ये तो वही हुआ कैथोड रे ट्यूब जैसा, बरोबर है. पर यहां पर हम कैथोड रेस को स्टडी नहीं करें, हम समझ रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है विद डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज ऑब्वियसली, एंड इसी एमिशन को हमने एज लाइंस ऑब्टेन किया ऑन अ स्क्रीन एंड वी कॉल्ड देम द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा. नाउ द फनी पार्ट इज I just said 2 minutes ago that every element or every atom has its own unique spectrum. Did I say that? Yes, है ना, अभी मैंने कहा. तो बच्चे पूछते हैं कि सर जब हर एलिमेंट का, हर एटम का एक ही स्पेक्ट्रम है, तो यहाँ पर लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट इतने सारे कहाँ से आए? ये सवाल आता है, ये लॉजिकल सवाल है. हाँ, तो एक ही स्पेक्ट्रम को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके समझाया था. ठीक है वो हाइड्रोजन ही, पर जैसा कि आपका बारकोड है तो उसको वर्टिकल लाइंस में लिखो तो अलग है, और उसको क्यूआर कोड के फॉर्म में लिखो तो अलग है. इंफॉर्मेशन तो सेम ही है ना. पेटीएम पे अलग दिखता है और बारकोड पे अलग दिखता है. तो इसमें बामर ने सबसे पहले उंगली की थी, बामर नाम के साइंटिस्ट ने. द एल इज साइलेंट, मेनी पीपल कॉल हिम बाल्मर. बाल्मर नहीं है वो, बामर है. ठीक है, सब बाल्मर नहीं बोलने का, भैया लोग के जैसा. ठीक है, अच्छा, आई एम ऑल्सो भैया, सो इट्स ओके. नहीं तो सम पीपल टेक ऑफेंस रे बाबा. सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम लोगों ने देखा, वेरियस स्पेक्ट्रा और वेरियस टाइप्स ऑफ लाइंस ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सा, जो डायग्राम है यहाँ पे ये समझा देता हूँ पब्लिक को, थोड़ा सा ये बाउंसर चाहता है. फंडा क्या है, देखो, एक्साइटेड सैंपल लिया, यानी कि ऑब्वियसली इसको एनर्जी सप्लाई की थी, तो पहले इसने एनर्जी ले ली थी, एक्साइट हो गया था ये. फिर इसका जो एमिशन हुआ वो प्रिज्म से पास किया, और फिल्म, जैसा मैंने कहा, एक स्क्रीन या फिल्म पे उसको ऑब्टेन किया, और फिर उसको स्टडी किया. एमिशन स्पेक्ट्रम, सेम वे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दो अलग अलग पार्ट्स में स्टडी किया, एक अब्जॉर्प्शन, एक एमिशन. बोला ठीक है भाई. अब्जॉर्प्शन में क्या किया, पहले उसको सोर्स दिया, उसको अब्जॉर्ब करने दिया, फिर एमिट करने दिया. बोलोगे ठीक है. नाउ हियर इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से देख लेना. द स्पेक्ट्रल लाइंस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, जिसका डेफिनेशन हम लोग थोड़ी देर पहले ऑलरेडी कर चुके.
वेव नंबर के फॉर्म में स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्रेस किया जाता है बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला. न्यू बार इज इक्वल टू 109677 into 1/2 square minus 1/n square per centimeter, where n is an integer greater than or equal to 3. क्योंकि ये 2 स्क्वायर है तो अगर सपोज मैं इधर 2 स्क्वायर ले लूंगा तो ये तो 0 ही हो गया पूरा वैल्यू, और 3 से छोटा कुछ ले लिया, 2 से छोटा 1 ले लिया या 2 ही ले लिया तो नेगेटिव में नंबर आ जाएगा. एंड वेव नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव. तो इसीलिए क्लैरिफाई क्या कर दिया कि n हैज टू बी 3 और मोर. तो आप बोलोगे ठीक है, मान लिया सर. द लाइन्स डिस्क्राइब्ड बाय दिस फॉर्मूला आर कॉल्ड बामर सीरीज. ठीक है, द बामर सीरीज. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हियर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर नीट. The Balmer series are the only lines in the hydrogen spectrum which appear in the visible region of the electromagnetic range. मतलब Balmer series is the only one that has particular color and that is visible. बात समझ गए? ये it is visible. Now, yes, definitely this table is very important as you mentioned. That is obvious. Very important table. Overall, this table is important, and most important is in this table is Balmer. As I mentioned, why? Because that's the only one that is in the visible. तो ये जो अलग है, यूनिक है भाई, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, तो ये डायरेक्ट वो पूछ लेते हैं उठा के सीधा नीट में, और ऑब्वियसली आपको ऐसा देंगे the only one that is in visible spectrum is, और 4 ऑप्शन होगा, उसमें से करेक्ट आंसर बामर होगा. अच्छा, रिडबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे, जोहानिस रिडबर्ग. उन्होंने बोला कि ठीक है बामर भाई साहब, आप बोल रहे हो कि n की वैल्यू रखो 3. ध्यान से सुनना, ये यहीं पे पब्लिक ये खा जाती है, गच्चा खा जाती है पब्लिक, यानी कंफ्यूज हो जाती है. उसने बोला कि बामर भाई साहब, आप बोल रहे हो n की वैल्यू रखो 3. ठीक है, मैं बोलता हूं आप जनरलाइज कर दो इक्वेशन को. अब यहां पर भी क्यों स्पेसिफिक रख रहे हो 2? वो बोला, रिडबर्ग बोला, यहां पर 2 क्यों रख रहे हो, जनरलाइज कर दो ना. आपको जब डिफरेंस से ही मतलब है, तो डिफरेंस का मतलब उसने क्या बोला, ध्यान से देखना, बहुत सही बोला कि वेव नंबर इज 109677. ये तो है ही, तो कांस्टेंट वैल्यू है. 109677 ये तो कांस्टेंट वैल्यू है. सेड इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1/2 स्क्वायर, व्हाई डोंट यू राइट इट एज 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वेयर n1 will be 1 2 something something and n2 will be n1 plus 1, n1 plus 2, n1 plus 3 वगैरह. तो सबने पूछा यार इसको सिंप्लीफाई करना, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं? तो उसने बोला अच्छा और सिंप्लीफाई कर ले. 109677 1 अपॉन, अगर मैं n1 को बोलूं 1 स्क्वायर तो इसको मैं बोलूंगा 2 स्क्वायर. बात समझ में? और अगर मैं n1 को 2 बोलता हूं तो मैं इसको 3 बोलूंगा. तो मेरे को हर बार पॉजिटिव ही नंबर मिलेगा. बोलो हाँ कि ना? बस इतना ही तो उसने समझाया. समझे बात को? तो अब आपको रियलाइज होगा कि ये पांचों जन भाई साहब जो हैं, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड लास्ट वाला जो है ना, उसको बहुत सारे लोग पी फंड बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसको फंड बोलते हैं. द पी एंड द एफ इज लाइक फंड, and many people call it fund only, the P silent. You can call it whatever. I call it P fund to make sure that the students remember that there is a P at the beginning. ठीक है?
So you can call it P fund or whatever you want. Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, P fund. And you will realize, you will notice कि ये सारे लोग मिलकर बताने की क्या कोशिश कर रहे थे यार, एक ही बात बोल रहे थे. लाइमन बोला 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर करो. बामर बोला 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर करो. पाश्चन बोला नहीं 1/4 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर बोलो. ब्रैकेट बोला 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर. पी फंड बोला नहीं 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर. रीडबर्ग बोला भाई तुम लोग सब अपना नाटक बंद करो और जनरलाइज कर दो n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, बात खत्म करो. चलो बात समझ में आई? क्लियर कट एकदम गुड. तो इसमें ये पार्ट टफ लगता है बच्चों को जबकि एक्चुअली इतना है नहीं, बहुत सिंपल चीज है. इफ यू लुक एट इट, जो ये वैल्यू है 109677, अब ये रिडबर्ग ने ऑब्वियसली इसको समझा दिया तो उनका नाम रख दिया भाई रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन. 109677 वॉट पर सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि ये वेव नंबर था. चेक करो, पर सेंटीमीटर था ना, वेव नंबर था. तो आप बोलोगे हाँ सही है, वेव नंबर है ये तो ठीक है. सो द सीरीज ऑफ फर्स्ट फाइव सीरीज ऑफ लाइन्स that correspond to n1 equal to 1 2 3 4 5 are called Lyman, Balmer, Paschen, Brackett and P fund. L B P B P क्या? इसके आगे एक और है बट आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, जेई में कराते, बट ठीक है आप इतना करो बस है, नीट के लिए बहुत है. Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, P fund. L B P B P सिंपल, ठीक है, इजी वे टू रिमेंबर. एंड n1 की वैल्यू ध्यान से देख लेना, n1 की वैल्यू 1 2 3 4 5, तो n2 की वैल्यू 2 3 4 5 6. सिंपल, बहुत ही आसान. हाँ, तो अल्टीमेटली क्या है कि अगर n1 और n2 की वैल्यू आपने गलत लिख दी, इसके हिसाब से नहीं लिखी, तो वो क्या होगा, वो नेगेटिव आ जाएगा या जीरो आ जाएगा. बस वही नहीं करना है, ठीक है. अब इसका इन्होंने बनाया है एक बढ़िया सा प्यारा सा ग्राफ. तो वो दिखा रहे हैं ट्रांजिशन ऑफ द एनर्जी. तो आप देखो, तो n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 4 5 6, ऐसे करते करते इंफिनिटी तक जाएगा. और उसमें बामर हमारी जो थी वो विजिबल स्पेक्ट्रम में थी, बाकी लाइमन वाली अल्ट्रावायलेट में थी. तो लॉन्गर वेवलेंथ, छोटी फ्रीक्वेंसी बड़ी लंबी वेवलेंथ, बामर की उससे थोड़ी छोटी, पास्चन की उससे थोड़ी छोटी, और इंफिनिटी तक जाते जाते वेवलेंथ छोटी होती गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई. सही है? ओके. नाउ द आइडिया इज विच आई ऑलरेडी मेंशन्ड अगेन, लाइक मैं अभी तक ये 10 बार बोल चुका, आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ये 11वीं बार सुन लो, हाइड्रोजन हैज द सिंपलेस्ट लाइन स्पेक्ट्रम. ऑब्वियसली anybody would know that. लाइन स्पेक्ट्रम, जैसे जैसे हम लोग हाइड्रोजन से ऊपर बढ़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन पे जाएंगे, तो लाइन स्पेक्ट्रम भी बिकम्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स फॉर हेवियर एटम्स. यस, ट्रू. जैसे जैसे अलग अलग आप एलिमेंट्स पे जाओगे, वैसे वैसे अलग अलग लाइन स्पेक्ट्रा भी कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे. आप बोलोगे ठीक है, बात सही है भाई, मान लिया. बट एक फीचर जो नहीं बदलने वाला, वो क्या? कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एवरी एलिमेंट इज यूनिक. सही बात है. एंड देयर इज रेगुलरिटी इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट. एक पर्टिकुलर एलिमेंट लिया तो वो यूनिक भी है और उसके कुछ एक सर्टन पैटर्न्स भी हैं. जैसे यहां पर भले कितनी भी लाइमन बामर लिख लिया, जो उसका पैटर्न था लिखने का 109677 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वो पैटर्न नहीं बदला. n की वैल्यू भले ही बदलती गई. बोलो हाँ कि ना? करेक्ट, सिंपल. तो यहां तक हुआ हमारा कौन सा, ये स्पेक्ट्रम सीरीज हो गया. ठीक है, आज यहां तक